बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज मरियम सफदर और कैप्टन सफदर की ज़मानतें मनसूख करने के हवाले से नैब ने दरख्वास्त दायर की है। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 बरसों में अदालत के अंदर क्या होता रहा, उस पर तफसील से हम बात करेंगे और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं कि क्या मरियम सफदर और कैप्टन सफदर की ज़मानतें मनसूख हो जाएंगी। इस पर आइनी माहिरीन क्या कहते हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब हमारे साथ आखिर में मौजूद होंगे और जज अरशद मलिक की वीडियो से क्या मरियम को किसी किस्म का इंसाफ मिलेगा, और जो उन्होंने प्ली ली है कि आसिफ अली जरदारी के केस का हवाला देते हुए कहा, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, ये भी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि मरियम नवाज ने हमेशा अदालत के अंदर अदालत लगाई और अदालत के बाहर भी अदालत लगाई। वो लोग जो उनके कैंप में मौजूद हैं, जो पार्टी कारकुन हैं, वो आपको बयान देते हुए नजर आएंगे। वो लोग जो उनके कैंप में सहाफ़ी की हैसियत से मौजूद हैं, उनके मनपसंद सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं और एक ख़ास किस्म का बयानिया आगे लाया जाता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जजों के ज़रिए फ़ैसलों को कंट्रोल किया गया और हमें सज़ाएँ दिलवाई गई। अच्छा, अब ये जो पहली दफ़ा यानी नैब की अदालत ने जब अपना फ़ैसला दिया, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर अपनी अपीलों को लेकर पहली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए 17 दिसंबर 2018 को, और फिर आखिरी जो तारीख थी 6 अक्टूबर की। इसके दौरान तकरीबन 16 पेशियां हुई। इन 2 से ढाई बरसों के दौरान मरियम नवाज ने अदालत के सामने किसी किस्म के सबूत पेश नहीं किए, यानी 2.5 बरस गुजर गए, अदालतों के सामने मनी ट्रेल नहीं आई, उन सवालों के जवाबात नहीं आए जो दे देने चाहिए थे कि जनाब ये पर्चियां हैं, ये रसीदें हैं, ये हमारी जायदाद है और मेरा इससे ताल्लुक है या नहीं ताल्लुक, और अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन इन 16 पेशियों के अंदर क्या होता रहा, ये मुकम्मल टाइमलाइन में आपके सामने रखूंगा, और ये अदालतें अंदर क्या बयान देती रही और अदालतों के बाहर क्या बयान दिए जाते रहे। 17 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जाती है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जनाब हमें बख्श दिया जाए, और जो सबूत पेश किए गए इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जजों को अंडर प्रेशर करके ये फैसले लिए गए और पाकिस्तान की अदालतें भी अंडर प्रेशर थी। अच्छा, अब ये बातें बरमला नहीं कही गई और अपीलों को दायर किया जाता है। फिर दूसरी पेशी होती है 23 सितंबर 2020 को, और इस पेशी की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इस पेशी के अंदर मरियम नवाज ने बहुत सारी ऐसी बातें जिनके ऊपर आज वो अपनी पूरी सियासत को बेस कर रही हैं वो ये कहती हैं। पहला तो जो सवाल उनसे किया गया, आपको याद है कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अदालत के अंदर अदालत लगती है और अदालत के बाहर भी अदालत लगती है, यानी जब अदालत के अंदर मौजूद हूं तो वर्कर्स भी आपके साथ मौजूद हैं और वो आपके हक में नारे लगा रहे हैं। तो ये है अदालत के अंदर मजमा लगाना और अदालत लगाना और इस तरह बात करना कि शायद वो बतौर मुल्जिम पेश नहीं हो रही और सजा याफ्ता मुल्जिम नहीं, बल्कि ऑब्वियसली एक ऐसी खातून जो अदालत भी उनके अंडर है। अच्छा, अब इसमें जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, पेशी होती है, अदालत में वकला पेश होते हैं, अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा बाहर आकर कौम के सामने क्या बात करती हैं, क्योंकि वहाँ पर गैर रस्मी गुफ्तगू का भी जिक्र किया गया। आज जो दरख्वास्त दायर की गई है नैब की तरफ से, उसमें भी इस पहलू का जिक्र किया गया कि अदालत के अंदर वो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करती हैं और फिर एक बयानिए की जंग शुरू कर दी जाती है। क्या कहा, सवालात हुए, यानी वो सहाफ़ी जो आज क़य्यूम सदीकी की शक्ल में, मतीउल्लाह जान की शक्ल में वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत बहुत ख़राब है। किसी ने सहाफ़ी ने सवाल किया होगा ना उस वक्त कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, जैसा आज भी कहा जाता है, जवेद लतीफ़ के ज़रिए कभी बयान दे दिया जाता है, कभी मरियम नवाज़ खुद भी कहती हैं कि जब ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे। वो कहती हैं कि नवाज शरीफ की सेहत बहुत ख़राब है। ये बात है 23 सितंबर 2020 की। बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और बहुत जल्दी मैं उन्हें पाकिस्तान वापस बुला लूँगी। वो बहुत बेचैन हैं पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया है। ये अल्फाज थे मरियम नवाज़ के कि नवाज शरीफ साहब तो आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं समझती कि उनकी तबीयत सही नहीं, ख़ानदान के लोगों ने उन्हें मना कर दिया, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि ये सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकता, ये बयानात का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि इस वक्त में यानी 2020 के अंदर लोग ये ज़रूर सवाल कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब तो 4 हफ्तों के लिए गए, लेकिन वो मुल्क क्यों वापस नहीं आए, और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्रिटिसिज्म जो है उन पर किया जा रहा था। व्यूअर्स, फिर हमने देखा
कि 9 दिसंबर 2020 को तीसरी पेशी होती है और फिर इसके बाद 24 मार्च को 2021 को चौथी पेशी होती है। अच्छा, ये कुछ पेशियां ऐसी हैं जिन पर मैं तफसील से बात नहीं करूंगा क्योंकि हुआ कुछ नहीं। अदालत का वक्त ज़ाया किया गया और सबूत पेश नहीं किए गए। टेक्निकल ग्राउंड्स को जिक्र किया गया कि जनाब इसको यहाँ से वहाँ भेज दें और उसको यहाँ से यहाँ भेज दें, और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप अदालत के सामने पेश होते हैं। और यानी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, कभी तकनीकी बुनियादों को सामने ले आएँ कि कभी वकील बीमार हो जाए, कभी आज वो नहीं आ सकती। इस किस्म की जो अदालती कार्रवाई है वो की जा रही है। 24 मार्च को चौथी पेशी होती है और फिर अबूरी जमानत करवाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 11 अगस्त 2020 को, चूंकि ये रिकॉर्ड को दुरुस्त करना भी व्यूअर्स बहुत ही ज़रूरी है, और ये माजी के अंदर हुआ है। और माजी के अंदर मरीम साहिबा ने नैब में जब उनकी पेशी थी वो वहाँ पर गई और उन्होंने क्या किया और किस किस्म के वो बयानात देती रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ियों के अंदर पत्थर पाए गए, पत्थर रख कर बाकायदा वहाँ पर हमले की गर्ज से जाते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह तसादम हो सके। और फिर उन्होंने जो, अगर आप ख़बरें उस वक्त की देखें, गाड़ियों की तस्वीरें देखें, उनके अंदर आपको शॉपर्स के अंदर जो पॉलीथिन बैग्स थे उसके अंदर आपको पत्थर नजर आएंगे। फिर उन्होंने जो बयान दिया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की कारकुनान पर पुलिस शेलिंग, मरीम नवाज की गाड़ी पर पथराव, हमले की शदीद मजम्मत की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, फिर आपको बाकी लोग भी यानी बख्तावर बिलावल भुट्टो साहब भी जो हैं वो एक्शन में आपको नजर आएंगे। और अगर आप उनके उस वक्त की खबरों को जो अखबारात में छपती रही जाकर देखें तो फिर एक वीडियो बनाई जाती है गाड़ी के अंदर बैठकर मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, जिसमें वे कह रही हैं कि अगर मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो कुछ भी हो सकता था। आप शीशे देख सकते हैं टूट गए। खैर, उससे भी सवालात किए गए कि गाड़ी जो बुलेट प्रूफ हो वो शीशे पत्थर से कैसे टूट सकते हैं। लेकिन खैर, उन्होंने ये बयानिया कौम के सामने रखा। आपको वर्कर्स आगे नजर आएंगे, यानी गाड़ी का हिसार वर्कर्स के, जो गाड़ी है वो वर्कर्स के हिसार के अंदर आगे बढ़ती है, पथराव किया जाता है तो आगे से पथराव का जवाब मिलता है, तो उसे रंग ये दिया जाता है कि उनकी जान को खतरा है। और फिर एक मैदान जंग जो है वो बना रहा। और फिर मरीम नवाज ने अपने ट्विटर के ऊपर भी कहा कि पुलिस अटैकिंग माई कार, इमेजिन इफ इट वर नॉट अ बुलेट प्रूफ व्हीकल, शेम। तो ये 11 अगस्त 2020 के अंदर ही सब कुछ होता है। फिर 5वीं पेशी होती है, फिर 6ठी पेशी होती है। तारीखें आपके सामने साथ साथ आप को मैं बताता जा रहा हूं कि ये किस किस तारीख को क्या क्या इकदाम जो हैं वो उठाए गए और क्या होता रहा है। फिर हमने देखा कि 8वीं पेशी, 7वीं पेशी। अच्छा भाई, 8वीं पेशी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8वीं पेशी के अंदर पहली दफ़ा वो बातें जो मरीम नवाज ने DGISI फैज़ हमीद साहब के हवाले से कही, उस वक्त उन्होंने सिर्फ नाम नहीं लिया था, सिर्फ ओहदे की बात की थी। अच्छा, 8वीं पेशी के ऊपर मीडिया के बाहर आती हैं और बात वो करती हैं कि शौकत सदीकी और एक आला अदलिया पर उन्होंने जो बातें कही हैं इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मामलात आपकी मर्जी के थे, इसलिए आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर आपने शौकत सदीकी के बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का नाम भी लिया और कहा कि उन पर हमले किए जाते हैं। जब वो बात आइन की करते हैं उन्हें गद्दार कहा जाता है, उनसे मनी ट्रेल मांगी जाती है। अच्छा, ये बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इस मुल्क में। मैं कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान हाई कमीशन गया, यानी हमारी पूरी कौम का ही मसला है। तो वहाँ पर एक खातून ने कहा कि जनाब मैं तो आ गई हूँ, अपॉइंटमेंट तो नहीं ली। तो मैंने कहा ये तो अपनी एम्बेसी है, यहाँ पे क्या अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होगी। तो जो साहब जो उनसे मुखातिब थे तो वो कहते हैं कि आप बरतानिया पूरे में हर जगह अपॉइंटमेंट के साथ जाती हैं, तो क्यों आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर, कॉन्सुलेट के अंदर, हाई कमीशन के अंदर जब आप आएंगी तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो ये हमारे लोगों का वतीरा है। तो यही वतीरा जज हो, सियासतदान हो, मरूसी सियासी किरदार हो, चाहे आम पाकिस्तानी हो, तो आपको इस किस्म के एलिमेंट मिलेंगे। क्योंकि मरीम नवाज से जब मनी ट्रेल मांगी जाती है नहीं मिलती, अब्बाजी से मांगी जाती है नहीं मिलती, और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से तो खैर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ गया जिस पे कौम आज भी सवाल कर रही है। तो उन्होंने अपनी 8वीं पेशी पर ये बातें कहना शुरू कर दी थी, जिसको आज उन्होंने नाम भी दिया। और फिर उसके बाद आपको याद होगा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से बहुत सारी बातें भी होती रही। फिर वो ये कहती हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने अदालत के बाहर अदालत लगाई और पॉलिटिकल
जो फेस सेविंग है, जो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की वो कोशिश करती हैं, वो यहाँ पर नहीं रुकती। यानी हुकूमत को भी क्रिटिसाइज कर रही हैं, अपने केस को भी बाहर लड़ रही हैं, अदालत के अंदर सबूत पेश करके नहीं लड़ा जा रहा, और फिर वो बात करती हैं। यानी किसी भी सहाफ़ी ने, जो उनका मनपसंद सहाफ़ी होगा, लेफ्ट राइट मौजूद होगा, उसने कहा कि मैडम देखें, अमरीकी अड्डे पाकिस्तान ने देने का फैसला कर लिया। अब देखें, एक खातून जिसका पाकिस्तान की अमली सियासत में कोई किरदार नहीं, पार्लिमानी सियासत में कोई किरदार नहीं, आप उसे किस बुनियाद के ऊपर सवालात करते हैं? पहले तो पाकिस्तान के सहाफ़ियों को शर्म आनी चाहिए। और हम अगर इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात ओपनली कर सकते हैं, तो उस सभी लोगों को चाहिए पूछे ना मरीम नवाज से कि मैडम, आपकी इसके अलावा क्या काबिलियत है कि आप नवाज शरीफ की बेटी हैं, और आप क्या समझती हैं कि ये वाहिद काबिलियत होगी कि आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे भी बात करें, आप वो फैसले जो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं उनको भी क्रिटिसाइज़ करें, और फिर आप पीडीएम की सियासत भी चलाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात भी करें। तो उन्होंने उस वक्त ये तमाम बातें कही, लेकिन किसी भी सहाफ़ी के अंदर इतनी शर्म नहीं थी कि वो मरीम नवाज से आज तक ये सवाल करे कि आप किस बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ कर रही हैं। मुझे याद है हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक के ऊपर मेरा जब भी इनकाउंटर हुआ मरीम नवाज से, यानी फेस टू फेस हमने बात कही, तो हम उस वक्त कुलसूम नवाज उनकी वालदा के हवाले से बात करते थे, तो सियासत के ऊपर हम बात नहीं करते थे। हालांकि बड़ी कोशिश थी उस वक्त, बहुत सारे लोग यहाँ पे लंदन में ये बातें भी करते हैं इनको प्रमोट करने के लिए। वो शेर बहुत सारे उनकी फरमाइश पे सुनाया भी करते थे कि तुम डरते हो एक नहती लड़की से। तो पता नहीं क्या क्या मरीम नवाज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे किया गया। लेकिन व्यूअर्स याद रखें, 8वीं पेशी, फिर 9वीं पेशी, और फिर उस पर दरख्वास्त दे दी जाती है इस्तिस्ना की, फिर 10वीं पेशी होती है। उसमें कहा जाता है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, चूँकि ये दरख्वास्त नैब की तरफ से गई थी कि इसको लगाया जाए। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है। फिर 16वीं पेशी होती है, 15वीं, 16वीं, यानी ये तमाम पेशियां हुई। 2.5 साल का अरसा गुजर गया। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मेरा ये सवाल है कि किन बुनियादों के ऊपर डीलिंग टैक्टिक्स को आप एंडोर्स करते हैं, आप क्यों नहीं मान लेते? अब ये जो दरख्वास्त दी गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं, और फिर हम अज़र सदीक साहब की तरफ चलेंगे, क्योंकि 2 सवाल जो उनके हवाले से हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और मैं चाहूँगा कि उस पर भी वो तफसील से बात करें। और ये जो दरख्वास्त है जिसकी बात, जिसपे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, अच्छा, नैब ये कहती है कि एक तो इनकी दोनों की दरखास्तें जो है ना ज़मानत की, इन्हें मनसूख किया जाए। क्यों मनसूख किया जाए? मौक़िफ़ ये किया गया कि इन्होंने अपनी ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया। मरीम नवाज नैब के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर की मुर्तकिब हुई, और वो ये कहती हैं, जब वो अंदर होती हैं तो वह सबूत पेश नहीं किए जाते, जब बाहर आ जाती हैं तो वो कहती हैं कि हमें पोलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो इस बुनियाद के ऊपर अदालत से ये दरख्वास्त की गई है कि इन दोनों कैरेक्टर्स की, किरदारों की जो ज़मानत है उसे मनसूख किया जाए। व्यूअर्स, ये एक टाइमलाइन है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैंने पिछले 2.5 सालों के ये तमाम रिकॉर्ड को इकट्ठा किया ताकि आपके सामने हम इस केस की सूरत हाल का जायज़ा ले सकें कि किस हद तक मरीम नवाज डीलिंग टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, अब मेरे साथ मौजूद हैं अज़र सदीक साहब, हम उनकी तरफ रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया अज़र सदीक साहब आपके वक्त का। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जज अरशद मलिक की वीडियो मरीम नवाज को किसी किस्म का फ़ायदा पहुंचा सकेगी? क्योंकि वो अब हर प्लेटफॉर्म पे कह रही हैं, यानी 2018 से जब अपीलें दायर की गई, अब से उस वक्त से लेकर अब तक ये मौक़िफ़ और ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हमारे साथ जुल्म हुआ और झूठे फैसले किए गए और जज जो अंडर प्रेशर थे। अब ये भी बता दीजिएगा, और फिर वो आसिफ अली जरदारी के फैसले की बात करते हैं, क्या इस फैसले को मिसकोट नहीं किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सर इस हवाले से बड़े वाज़ेह अहकाम जारी किए थे। जी इरफान, देखें, नैब के पास इसके अलावा चाराकार कोई नहीं था। आपको पता है कि 2018 में एवनफील्ड की जजमेंट सस्पेंड हुई थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने औरत होने के नाते और जो कहा था कि डिस्क्रिशन जो एक्सरसाइज कर ली है, अगर ये फेयर है तो इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन प्रिंसिपल सेट आउट कर दिए थे। बहुत लंबी जजमेंट लिखी थी बेल जमानत देते हुए, ये भी इसको डिस्करेज किया था। और फिर आपको याद है ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जैसे अपील सुनते रहे, डिलेइंग टैक्टिक्स आपके सामने हैं, ये करते रहे, तो जो अदालत सस्पेंड करती है उसको इख्तियार है जमानत वापस लेने के बाद। जमानत वापस लेती है या नहीं, ये एक अलहदा इशू है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जमानत वापस लेने का इख्तियार है। वो रेट डिसाइड हो गई थी, अब नई रेट फाइल करके
और उस जो सस्पेंशन की है उसको वापस लेने का कहा है। कम से कम इससे ये फायदे देखे, अमूमन जो है ना, अगर जमानत हो जाए तो अदालतें जमानत बड़ी मुश्किल से वापस लेती हैं। इसमें आपको पता है कि एक तो वो FIR भी साथ लगाई है उन्होंने, जो हमला किया था मरियम नवाज ने, उसमें FIR में जमानत नहीं कराई, सफदर अवान ने जमानत कराई है। ये मरियम नवाज की तरफ से सफदर अवान के जो जमान मनसूखी की हवाले से ये दरखास्त दायर की। दूसरी बात ये है कि ये चीजें जो है ना, कि जो डिले करना चाहते हैं ना, वो जरा मुश्किल हो जाएगा। अब नैब यही चाहेगी कि आप डे टू डे इसको सुने और बैठ के जो भी एक केस बनता है उस केस का मेरिट पे फैसला करें। मेरिट पे केस नहीं बनता, मैं बारहा कह चुका हूं। 2-3 चीजें समझनी है आपको याद होगा कि जब पनामा का केस आया तो 126 दिन सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग की थी और उनसे सबूत एविडेंस मांगते रहे थे और एविडेंस नहीं दी थी। कतरी खत आ गए थे और खच्चरों पे मशीनें जो है ना दुबई से अल अजीजिया में सऊदीया में गई थी। फिर आपको याद है GIT बनी 60 दिनों के लिए, कोई सबूत नहीं दिया। फिर 6 दिन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट बार बार मांगती रही, तब कोई सबूत नहीं। फिर नैब के पास इंक्वायरी गई, तब कोई सबूत नहीं। फिर ट्रायल में मामला गया, ट्रायल में भी कोई सबूत नहीं। ये जो कह रहे ना हमें मौका नहीं मिला, हमें सुना नहीं गया, प्रेशर है, प्रेशर का ये जीते जागते सबूत है कि आपके पास जायदाद का। और ये भी मैं क्लियर कर दूं, मरियम को देखें, ये कहा जा रहा है कि इनको सजा नहीं सुनाई जा सकती, कानून पढ़ लेना चाहिए हर एक को, सेक्शन 9 पढ़ ले, 9A12 पढ़ ले, अबैटमेंट में सजा दी जा सकती है और इनको 7 साल सजा हुई और जुर्माना भी साथ हुआ। सफदर अवान को भी अबैटमेंट, नवाज शरीफ को एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर सजा हुई है। ये वो रिकॉर्ड की चीजें, शहादत इनके पास है नहीं, कोई एविडेंस है नहीं। अगर मेरिट पे केस होता तो अब इनके वकील मेरिट पे आगे केस ना लड़ते, तो मेरिट पे केस इनका है नहीं, तो अब ये हीले बहाने करके ये इस तरह की वीडियो दे के वो कोई 2023 तक केस को लटकाना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर, ये भी जाते जाते बता दीजिएगा कि इस बुनियाद के ऊपर जो प्ली ली जा रही है, क्या दरखास्त मनसूख हो सकती है? क्योंकि अब तक तो हमने देखा है कि आपको अपने अदालत के अंदर सबूत पेश करने थे, लेकिन मरियम की तरफ से ये सबूत पेश नहीं किए गए, सिर्फ सियासत की गई है। अच्छा, जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है, आपको बड़ी अहम है, ये मेरे हाथ में जजमेंट है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675 ये हेयरिंग 16 अगस्त, 23 जुलाई और 20 अगस्त को हुई थी और 23 अगस्त को अदालत ने फैसला सुनाया था। ये मुख्तलिफ लोगों ने दरखास्त दायर की। जो अरशद मलिक की जो वीडियो आई ना, उसको जेन्युइन साबित करने के लिए और पता नहीं क्या क्या कुछ सारी चीज़ों को, अदालत ने तकरीबन इसके ऊपर 5 इशू फ्रेम किए थे। 5 इशू फ्रेम किए थे कि क्या कौन सा फोरम है कि जिसके ऊपर ये वीडियो पेश की जा सके और मीनिंगफुल कंसिडरेशन नवाज शरीफ के हवाले से, कि उस हवाले से। और ये याद रखिएगा, आपको पता है ये बशीर साहब ने फैसला सुनाया था एवनफील्ड का। इस वीडियो का मौजूदा जो केस है से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अरशद की अल अजीजिया की है, अल अजीजिया की, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। यानी मान लें वीडियो की कोई हकीकत भी है, तो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने रखे वो 5 रखे हैं कि कौन सा फोरम है कि जिस पर यह हो सके। अब अगला जो सवाल किया है कि किस तरह ये रेलेवेंट होगी वीडियो, साबित करने के लिए ये जेन्युइन पीस ऑफ एविडेंस है। और ये रेलेवेंट कैसे है, अगर ये हो जाए, जेन्युइननेस भी हो जाए, तो उसको अदालत में साबित कैसे कर रहे हैं, ये बड़ा सख्त सवाल है। तीसरा, चौथा, कि इसका इफेक्ट क्या होगा कि जेन्युइननेस है, अगर ये जेन्युइन है और ये अदालत को रेलेवेंट कोर्ट में साबित भी हो गई है, इसका नवाज शरीफ की सजा पे क्या असर पड़ेगा। और अरशद मलिक का कंडक्ट के सारे एपिसोड के अदालत ने सारी चीज़ें रद्द कर दी इस हवाले से। और इसके साथ साथ मैं आपने एक सवाल किया, वो पहले ही मैं जवाब दे दूं, चूंकि लिखा हुआ है। PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 568 आसिफ अली जरदारी के केस में ये मटेरियल या इस तरह की ऑडियो ये सामने आई कि उनके डिसमिस हो जाए और ये सारी खारिज हो जाए। जो इन ऑडियो टेप्स का या ट्रांसक्रिप्ट का कानून के मुताबिक नहीं फैसला हुआ था, उनको कोई फैसला नहीं हुआ था। जब फाइनल जजमेंट करने देने हुए, बिल्कुल कोर्ट ने जो है ना इसका जिक्र तक नहीं किया इन वीडियोस का। ये अपना ना कान भी खुले और आंखें भी खुली हुई उन लोगों के समझने के लिए। फोरेंसिक साबित करना है, फोरेंसिक किस तरह रेलेवेंट होगा, उसके प्रिंसिपल सारे चल रहे हैं।
मैं कोई कोशिश करूंगा बैकग्राउंड पर ये सारी चल जाए। और इस सारे को अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाना है तो 428 सेक्शन है ज़ाब्ता फौजदारी का तहत, और वहां जब ये पेश होगी एडिशनल एविडेंस के तौर पर, तो उसको तमाम जो ऊपर रीजन दिए हैं ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो लिखे हुए हैं उनको साबित करना पड़ेगा। और साबित तो अभी तक हुआ ही कुछ नहीं, ना फोरेंसिक हुआ है, ये आफ्टर पोस्ट ट्रायल है। और इस पोस्ट ट्रायल का ताल्लुक अरशद मलिक की वीडियो का बशीर के साथ, केस के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर मान भी ले जाए, अर्शद शौकत सिद्दीकी वाली भी अगर आप जाते जाते बताते चलो, उन्होंने जो लिखा है भाई उनको तो रिमूव कर दिया गया है, वो तो साबित हो गए हैं, मुजरम साबित हो गए हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर, वो उनके लिए भी हेल्पफुल कोई नहीं है। अब वो अपना उसका इस केस से क्या ताल्लुक है ये भी बड़ी क्लैरिटी के साथ है। लेकिन बल्कि शौकत सिद्दीकी जो है ना, और इरफान सिद्दीकी की वजह से सामने देखा जाए, शौकत सिद्दीकी का वो मरियम नवाज से गठजोड़ जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साबित हो चुका है। आपको डाउट रह गया कि बिल्कुल वही जुबान बोल रहे हैं जो वो बोलते रहे हैं। और ये आपको याद है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में पसंद के कुछ जजेस लगाए गए थे जो शरीफ खानदान को फ़ायदा देने के लिए तैनात थे।